बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन अफाक अहमद साहब से और उनसे पूछेंगे कि क्या एमकेएम पाकिस्तान से मुज़ाकरात का आगाज हो गया है और मुज़ाकरात का असल मकसद क्या होगा। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे लंदन फ्लैट्स के हवाले से। ये लंदन फ्लैट्स किसके हैं, कब खरीदे गए, कैसे खरीदे गए, ये बताने का अब आखिरी मौका है शरीफ फैमिली के पास, क्योंकि जीआईटी की तश्कील हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की, जो बद से बदतर होते जा रहे हैं। माजी में बहुत मरतबा अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा है कि वो अफगानिस्तान में आके दहशतगर्दी करते हैं। लेकिन अब हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। जुम्मे के रोज़ यानी कि 5 मई को क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान के इलाके चमन में, जिसमें 12 लोग शहीद हुए हैं, 2 फौजी एहलकार भी थे और कई उसमें जख्मी भी हुए हैं। पाकिस्तान फोर्सेस का यह दावा है कि मुकम्मल तौर पे बता दिया गया था अफगान को कि सेंसस की टीम इस इलाके में होगी, ये इंफॉर्मेशन दे दी गई थी ताकि कोई गलत फहमी ना पैदा हो। इसके बावजूद अफगान फोर्सेस की तरफ से इश्तियाल अंगेजी देखने में आई। पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से रद्द-ए-अमल भी आया है, जवाब दिया गया, जिसमें कल ये बताया गया मीडिया को कि 50 जो फौजी हैं अफगान फौजी वो उसमें जाँ भाग हुए हैं और इसके अलावा कई जख्मी भी हैं। उनकी 5 चेक पोस्ट को जो है वो मुकम्मल तबाह कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज साहब ने क्या कहा, सुनिए जरा। एक नादान किस्म की शरारत थी, और नादान शरारत वो होती है जिसमें आप अपने लोगों का और अपना नुकसान ज्यादा करा लेते। ये ना अफगानिस्तान के हक में, ना ये पाकिस्तान के हक में। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपने अफगान भाइयों से, जो उनका नुकसान हुआ, मुझे इस पे कोई खुशी नहीं है कि उनका नुकसान हुआ, लेकिन ये हमारी मजबूरी थी। जो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करेगा उसका नुकसान हमें मजबूरन उसका नुकसान करना पड़े। पाक फौज का यह दावा है कि 50 जो है अफगानी फौजी इसमें हलाक हुए हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, 5 चेक पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया है। जो फ्रेंडशिप गेट है वो बंद रहेगा जब तक अपना रवैया नहीं बदलती अफगान हुकूमत। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से इसका जवाब दिया गया है कि सिर्फ 2 फौजी एहलकार पाकिस्तान की फायरिंग से हलाक हुए हैं। हालात तो पिछले कई दिनों से कशीदा थे, लेकिन जब हमला हुआ मजार शरीफ का उसके बाद हालात मजीद खराब हुए हैं। 22 तारीख को मजार शरीफ पे जो हमला हुआ उसमें 150 अफगान फौजी जो है वो जहां बाग हुए थे और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से दुख का इजहार भी किया गया। प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, दोनों ने कंडेम किया, मुजम्मत की उस हमले की और दुख का इजहार किया गया। फिर कोशिश की गई कि माहौल को बेहतर किया जाए, माहौल को साजगार किया जाए और इसके लिए अस्करी कोशिशें भी हुई, सियासी कोशिशें भी हुई और सिफारती लेवल पे भी कोशिशें की गई। 27 तारीख को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बिलाल अकबर साहब जो है वो गए अफगानिस्तान। इसके बाद जो है नेशनल असेंबली के स्पीकर जो है याद सादिक साहब वो वफ्द लेके जाते हैं 29 तारीख को अफगानिस्तान हुकूमत से बातचीत करने के लिए। 2 मई को DGISI नवीद मुख्तार साहब वो जाते हैं अफगानिस्तान ताकि हालात को बेहतर बनाया जाए, लेकिन इसके बाद भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। अशरफ गनी साहब जो कि सदर है अफगानिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया और ये कहा कि जब तक वो लोग जो कि जिम्मेदार हैं मजार शरीफ पर अटैक के उनको अफगानिस्तान के हवाले नहीं किया जाता, जब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे तब तक वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अहम सवाल यह है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान का रवैया है या जो अटैक अफगानिस्तान की तरफ से हुआ, जो इश्तियाल अंगेजी अफगानिस्तान की तरफ से हुई, उसके पीछे असल वजह क्या है? क्या वो एक गैर दानिस्ताना गलती थी या नादान शरारत थी जैसे कि कल लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज साहब ने कहा, या कोई सोचा समझा मंसूबा था जिसमें और भी ताकतें मुलव्विस हैं? क्योंकि पिछले हफ्ते ही इंडियन आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान को धमकी दी थी और इसके अलावा जो इंडियन वाइस चीफ है उन्होंने भी पाकिस्तान को धमकी दी थी और यह कहा था कि हम अपनी मर्जी से अपने वक्त पर पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसी का इशारा जो है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी पिछले दिनों दिया। ये दिल्ली और काबुल का जो नेक्सस है या जो गठजोड़ है, ये उसकी सारी रिफ्लेक्शन है। इस पर हम मजीद बात करेंगे कि अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुक किस तरफ जा रहे हैं, ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं और इसके अलावा जो दूसरे पड़ोसी हैं उनसे हमारे ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ईरानियन जो फोर्स है उनके हेड ने भी पाकिस्तान को कहा है कि अगर
मिलिटेंट्स को नहीं पकड़ा गया, पाकिस्तान में मिलिटेंट्स पर काबू नहीं पाया गया, तो पाकिस्तान में आकर वो कार्रवाई करेंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे। दिफाई तज्ज़िया शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, ये जो अफगानिस्तान की तरफ से इश्तियाल अंगेजी हुई है, जो फायरिंग हुई है चमन में, आप क्या समझते हैं? गलत फहमी है जैसे कि वो कह रहे हैं, या कोई शरारत की गई है, या कोई सोचा समझा मंसूबा है ये पाकिस्तान के खिलाफ कि ईस्टर्न बॉर्डर पे तो ट्रबल है, मगरबी बॉर्डर पर भी जो है इश्तियाल अंगेजी की जाए? नहीं, मेरा ख्याल है कि इतना अफगानिस्तान में दमखम नहीं है कि वो भारत के कहने पे इस किस्म की कार्रवाई करे। असल में अफ़गान हुकूमत जो है और अफ़गान रियासत, वो अपनी नाकामियों, अपनी मजबूरियों और अपनी तारीख़ के जो उन्होंने कुछ चीज़ें पाल रखी हैं, उसके अंदर जकड़ी हुई है। ये वाला जो मामला था, ये तो उसका तो सरासर तल्लक ड्यूरेंट लाइन के साथ था। यानी ड्यूरेंट लाइन को चूँकि ये मानते नहीं हैं, ऐसे कुछ गांव और ऐसी जगह हैं जो कि दो हिस्सों में बटी हुई हैं और उसके बीच में से लाइन गुजर रही है, और बदकिस्मती से ये वो इलाका था। और जब पाकिस्तान वहाँ मरदमशुमारी करने गया है तो उन्होंने पाकिस्तान की मरदमशुमारी को रोकने के लिए या ये अमल ना होने के लिए और अपना हक जताने के लिए इन इलाकों पर, जो कि उनका 1893 से ये एक तरह की उससे पहले की सोच है, तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि अफ़गानिस्तान की मजबूरियाँ इस किस्म की हैं कि उनको अपने लोगों को कई मरतबा इस किस्म के एक्शंस लेके ये दिखाना पड़ता है कि हम रियासत के तौर पे फ़ाल हैं। अफ़गानिस्तान की ना मईशत अपनी है, ना सियासत अपनी है, ना रियासत अपनी है, और ये बदकिस्मती से पिछले 40 साल से ये सारा मामला इसी तरीके से चल रहा है। और इन 40 सालों के अंदर बस बेयरली वो सर्वाइव कर रहे हैं दूसरों के सहारे, एक रियासत के तौर पे, एक माशरे के तौर पे। उसका आपको इजहार नज़र आता है एक फ्रस्ट्रेशन के अंदर इस किस्म की चीज़ों के बाद। और देखिए अगले ही दिन फिर उनके लीडरान जो हैं वो मिल के ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमसे बातचीत करें। और कोई मुकाबला तो नहीं है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, यानी किसी भी सूरत में, ना माशी तौर पर, ना दिफाई तौर पर, ना किसी और तौर पर। बिल्कुल ही एक बेचारा बैंकरप्ट स्टेट, तकरीबन फेल्ड स्टेट बन चुका है। तो रिलेटिव सेंस में पाकिस्तान को जो मदद करनी चाहिए पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन इसके लिए तो कुछ अफ़गानिस्तान को भी अपने रद्द-ए-अमल पे और अपने अमल पे सोचना पड़ेगा कि क्या वो जो कुछ कर देता है कभी कभार, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उस पर उसको फॉरगिव कर देता है, बहुत माफ़ कर देता है, हम ओवरसी कर देते हैं इन चीज़ों को। लेकिन जहाँ पाकिस्तानी शहरी शहीद होंगे या पाकिस्तान के इलाके में कोई आएगा तो ज़ाहिर है ऐसा जनरल आमिर ने बोला उस तरीके से जवाब तो फिर मिलेगा। और ये बदकिस्मती है कि अफगानिस्तान। शहजाद साहब ये बताइएगा कि आप ठीक कह रहे हैं, ना उनकी मईशत स्टेबल है, ना उनकी फौज को इतनी तगड़ी है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो ये कर रहे हैं तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि उनकी पुष्टपनाही हो रही हो और इंडिया का जो असर वसूख है अफगानिस्तान पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा हो? शहजाद देखिए, जब सोवियत यूनियन यहाँ पे था ना 79 में एंटर किया, तो अफ़गानिस्तान तो ख़त्म हो गया उस वक्त। जो अफ़गान रियासत उससे पहले थी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई, और वो उस वक्त वो करते थे जो सोवियत यूनियन उनसे चाहता था। उनके जाने के बाद कुछ देर 4-5 साल तालिबान रहे और तालिबान वो करते थे जो वो चाहते थे, और फिर बीच में आ गया अमेरिका 2001 के बाद से, 2001 के बाद से लेकर अब तक अमेरिका और इंडिया का असर रसूख वहाँ पे शामिल है। तो इतनी मजबूर और कमज़ोर रियासत है कि उससे, क्योंकि उसकी डिपेंडेंस दूसरों पे है, उसका इन्हिसार दूसरों पे है, उसकी बका दूसरों के हाथों में है, तो इसलिए जो लोग उनसे कुछ करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं, और कभी कभार ये खुद भी बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं, जिस तरीके से कि चमन में बेवकूफ़ी की। अब ये ड्यूरेंट लाइन कब का मामला है जिसको लेके ये आज तक चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको अपने अमल को देखना पड़ेगा। अगर आपके ख्याल में शहजाद साहब मामला सिर्फ ड्यूरेंट लाइन का था और मामला सिर्फ ये था कि कौन से गांव उनके हैं कौन से हमारे हैं, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे मर्दमशुमारी हो, अगर मामला इतना सा था तो जो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस आया फिर वो जस्टिफाइबल होगा कि उन्होंने अगर यहाँ पे अटैक किया तो हमने जवाब में उनके 50 फौजी जो हैं वो हलाक कर दिए, 100 से ज्यादा जख्मी कर दिए। फिर ये आपके ख्याल में रिस्पॉन्स जो है पाकिस्तान की तरफ से वो एक रीजनेबल रिस्पॉन्स है? अगर वजह ये है जो आप बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स था या नहीं था। देखिए बात यह है कि एक सबक कभी ना कभार तो देना पड़ता है। जिस तरीके से हमने जब वो हुआ मामला, जबकि टीटीपी के ऊपर अटैक हुआ पाकिस्तान की तरफ से और उनके लोग मारे गए जब पाकिस्तान ने हमला किया अपनी फ़ौजों, अपनी आर्टिलरी के साथ, तो वो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर हमें ये काम करना पड़ेगा और हम रोकेंगे। इस मर्तबा भी जब आप पाकिस्तान के इलाके में घुस आते हैं और आके पाकिस्तान के इलाके पे पाकिस्तान के घरों को कब्जा करते हैं और वहाँ पे हमारे शहरियों को निकाल देते हैं, तो फिर पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि ना सिर्फ उनको बाहर निकाला जाए। अब इसमें जब आपने एक मिलिट्री एक्शन लेना है तो उसके ऊपर जो सपोर्टिंग उसका आर्क है, जो पीछे से जहाँ से उसको सपोर्ट मिल रही है, सबसे पहले आप उसको ख़त्म करेंगे, एंगेज करेंगे। तो वो 4-5 पोस्ट थी जो कि जिन्होंने उसको संभाला हुआ था अपने फॉरवर्ड ट्रूप्स को, जो कि पाकिस्तान में आके बैठे हुए थे, तो इसलिए उनको निकालने के लिए इन 4-5 पोस्ट का निकालना ज़रूरी था। मुझे उम्मीद है कि आइंदा इस किस्म के
इकदाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ अफगानिस्तान को भी समझ आ जाएगी, अकल आ जाएगी कि यार पाकिस्तान बहुत ओवरलुक करता है आपकी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा माफ़ कर देता है। पाकिस्तान ये बताएगा शहजाद साहब, लेकिन अफगानिस्तान जिस मजबूरी के अंदर असल में चाहता क्या है, पाकिस्तान से चाहता क्या है, किस किस्म की पॉलिसी चाहता है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि सीजीएस वहां पे गए, डीजीआईएसआई गए, पार्लियामेंट का वफ्द वहां पे गया, लेकिन इसके बावजूद अशरफ गनी नहीं आए। पाकिस्तान तो चाहता क्या है कि मुज़ाकरात हो, मामला हल हो या ना हो? शहजाद, बदकिस्मती है कि अफगानिस्तान, काश कि अफगानिस्तान कुछ चाहता हो। अफगानिस्तान कुछ भी नहीं, खुद कुछ नहीं चाह रहा, क्योंकि जब रियासत उसके पास नहीं है, सियासत उसके पास नहीं है, मईशत उसके पास नहीं है, तो क्या चाह सकता है बेचारा? वो ऐसा एक मतलब इस कसम पुरसी की हालत में है वो रियासत कि उसको वो वही चाहता है जो उसे उसको मजबूर किया जाता है कि वो चाहे। लेकिन मैंने कहा ना कि ये मामला तो आमतौर पर रहते ही हैं, लेकिन इस मामले के अंदर तो अब ये खाम खा में कुछ अपने बाहर के आकाओं को खुश करने की कोशिश है, और उसके बाद दूसरा ये कि अपना ड्यूरेंट लाइन के ऊपर कोई ना कोई हक जताने के लिए इस किस्म की फुलिश किस्म का उन्होंने कदम उठाया। तो आई विश के वो कुछ चाहे, अगर अपनी सोच लेके चले, अगर उसकी अपनी पॉलिसी हो, तो वो ये चाहे कि अफगानिस्तान में अमन आए, और उसके लिए वो पाकिस्तान के साथ मिल के चले, पाकिस्तान के साथ मिल के चलना चाहिए उसको, ताकि मिल के हमें कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं चाहिए, हमें वहां पर कोई कंट्रोल काबू नहीं चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ दोनों मुल्कों के अंदर अमन चाहिए, और उसके लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर चलेगा तो वहां पे अमन। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, मशरिकी बॉर्डर, मगरिबी बॉर्डर, ये दो बातें तो हो गई। ईरान की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनके सरबराह ने भी ये कहा है कि हम पाकिस्तान में एंटर होकर मिलिटेंट्स का खात्मा करेंगे अगर पाकिस्तान ने एक्शन नहीं लिया। ये उस तरह की धमकियां हैं जो कि इंडिया से पाकिस्तान को मिलती है। अब ये ईरान भी ये धमकियां दे रहे हैं, तो बैक वक्त 3 चैलेंजेस है पाकिस्तान के लिए। कितना मुश्किल होगा ये पाकिस्तान के लिए डील करना तमाम चैलेंजेस से? मेरे ख्याल में तीनों को सेपरेट करने की ज़रूरत है। एक तो भारत को जिस तरीके से 70 साल में पाकिस्तान और भारत का एक आपस में प्रोपोर्शन रेशियो बन चुकी है फोर्सेस की, उसको तो डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। वो वैसा ही रहेगा जैसा है। उसने एक स्टेटस को मेंटेन किया हुआ है, और वो स्टेटस को जो है वो उसने पाकिस्तान में भी एक रिलेटिव अमन पीस रखा हुआ है। कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो दूसरी बात है। अफगानिस्तान के अंदर मैंने आपको वाजे कर दिया कि उसको एक मिलिट्री जवाब देना कोई मुश्किल काम हरगिज़ नहीं है, पाकिस्तान नहीं चाहता। ईरान का जहाँ तक तल्लक है, बदकिस्मती से मेरा ख्याल है पाकिस्तान को कहीं पॉलिसीज़ रिव्यू करनी पड़ेंगी, जो कि सऊदी अरब में इस वक्त हो रहा है या यमन में हो रहा है। तो जनरल राहील शरीफ के जाने के बाद जो उम्मीद की जा रही थी कि ईरान को बड़ी हद तक हम कायल कर लेंगे, और उस कायल करने के अंदर डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा हाथ है। वो डिप्लोमेटिक जो ऑफेंसिव होना चाहिए था, और जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होनी चाहिए थी, मुझे वो नज़र नहीं आ रही ईरान के साथ। ज़रूरी है क्योंकि यमन में शिकायत हैं ईरान को इस वक्त, पाकिस्तान जनरल राहील शरीफ के जाने के बाद। अब जनरल राहील शरीफ की वजह से ये मुश्किलात पाकिस्तान पे आ सकती हैं, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी इस वक्त तो जो मसला है, आप समझते हैं ये मसला राहील शरीफ साहब का है, यमन का इशू है, या मसला ये कि उनकी शिकायत ये कि हमारे भी दल है, वो सिक्योरिटी गार्ड्स को आकर मिलिटेंट्स ने मारा है पाकिस्तान की तरफ से, उसको रोका जाए? मसला क्या है असल में? फिर देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मिलिटेंट्स जो हैं वो भी इन अफगान बॉर्डर के अंदर भी कई दफ़ा छुप के चले जाते हैं, और गालिबन कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं। जुंदुल्ला, हमें ये पता है कि जुंदुल्ला उस एरिया में एग्जिस्ट करता रहा है, और उसको बड़ी हद तक हमने नेगेट करने की कोशिश किया है। जो ईरान के अंदर जाके एक्शंस करता था, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। हमने मुकम्मल तौर पर एक्सेस भी दी है। बेहतर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, बेहतर इंटेलिजेंस शेयरिंग, बेहतर तल्लुकात ईरान के साथ, उस थोड़ी बहुत जो कसर हमें लगेगी जनरल राहील शरीफ के सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुक की वजह से, उसको हम बेहतर सिफारती ताल्लुकात से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस हिस्से में ज्वाइन किया। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे लंदन फ्लैट्स के हवाले से। लंदन फ्लैट्स कब खरीदे गए, कैसे खरीदे गए, किसके नाम पर हैं, ये साबित करने के लिए आखिरी मौका है शरीफ फैमिली के पास। GIT तश्कील दे दी गई है, और आज ज़ाब्ता कार भी जो है उन्होंने फाइनलाइज कर लिया। इसका मतलब 60 दिन का वक्त GIT के लिए अब शुरू हो चुका है। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। लंदन फ्लैट कब खरीदे गए, कैसे खरीदे और किसने खरीदे, ये बताने का शरीफ फैमिली के पास आखिरी मौका है। 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया पनामा केस में, जिसमें यह कहा गया था कि एक GIT तश्कील दी जाए, और वो GIT मजीद तफ्तीश करेगी शरीफ फैमिली से।
और इस जीआईटी को मॉनिटर करने के लिए, इस फैसले को अमल दरामद कराने के लिए एक स्पेशल बेंच भी बनाया जाएगा। अब वो स्पेशल बेंच भी बन चुका है, जीआईटी भी तश्कील दे दी गई है। आज जीआईटी ने अपना ज़ाब्ता कार जो है उसको फाइनल किया है और अब जीआईटी के पास 60 दिन होंगे उन 13 सवालात के जवाब तलाश करने का जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखे थे। वो 13 सवालात जो हैं हिस्ट्री जो है, फाइनेंशियल हिस्ट्री जो मनी ट्रेल है उस हवाले से हैं, जिसमें पूछा गया है कि गल्फ स्टील कब लगी थी, कैसे लगी थी, कितने में बिकी और उसके वाजिबात कैसे अदा किए गए। बाकी सवालात जो है वो नेल्सन और नीस्कॉल कंपनी के हवाले से हैं कि उनके असल मालिक कौन है और उसको बनाने के लिए पैसा कहां से आया। तो ये 13 अहम सवालात हैं जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में किया है और अब जीआईटी उनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेगी। ये वो सवालात हैं जो बार बार मीडिया पे भी पूछे गए शरीफ फैमिली से, लेकिन इसके जवाब नहीं मिले। मीडिया पे जवाब नहीं मिला, कहा गया कि जो राइट फोरम होगा उस पर जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम साहब के पास 2 दफा मौका था, जब उन्होंने कौम से खिताब किया उसमें भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिए। फिर एक और मौका था वजीर आजम साहब के पास जब उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब किया और वहां पर भी वो लोगों को मुतमईन नहीं कर सके मनी ट्रेल से। फिर अदालत की कार्रवाई स्टार्ट हुई और अदालत की कार्रवाई में भी शरीफ फैमिली मुतमईन नहीं कर सकी जजेस को, इसीलिए मजीद तफ्तीश का हुक्म दिया गया था। क्या कहा था पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आजम साहब ने इस हवाले से कि हमारे पास तमाम सबूत हैं, सुनिए जरा। जनाब स्पीकर, ये मामला अब यूं खत्म नहीं हो सकता और ना ही इसे ऐसा होना चाहिए। बात चल ही निकली है तो दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होना चाहिए। मैं इस मुकद्दस अवान को बताना चाहता हूं कि मेरे पास छुपाने को ना पहले कुछ था और ना आज है। दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये है वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जिद्दा फैक्ट्री के हवाले से, गल्फ स्टील के हवाले से तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। ये हैं वो जराए, ये हैं वो वसाइल जिससे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। लेकिन जब ये तमाम एविडेंस कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट के लिए वो काफी नहीं था, इसीलिए मजीद तफ्तीश का कहा गया है। हुसैन नवाज साहब ने पनामा पेपर्स के लीक होने के अगले दिन इंटरव्यू दिया जियो को और उसमें उन्होंने बताया कि तमाम जो रेलिवेंट एविडेंस है वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाएगा, टीवी चैनल्स पे नहीं पेश किया जाएगा। सुनिए। हर चीज का जो है सबूत मेरे पास है, तो आप जो है ना अपना मुझ तक ही रहने दें। अगर लेट्स से कि जो है ना कल को मुझे ये बात आप जो है ना कानूनी तौर पर कोर्ट ऑफ लॉ पूछेगा तो मैं वहां पर दूंगा, लेकिन जो है ना जहां तक अमाउंट्स का ताल्लुक है आप उसको मुझ तक रहने दें और ये मेरा हक है कि मैं अपने कारोबारी मामला जो है उनको जो है सीक्रेसी के साथ ट्रीट करूं। मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज जो है और जब वक्त आएगा तो साबित भी कर देंगे। यही बात हारून पाशा साहब ने भी की। हारून पाशा साहब जो कि तमाम तर बिजनेस देखते हैं शरीफ फैमिली का, उन्होंने भी कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंसेस दिए जाएंगे। जुबानी कलामी तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं ना चलेंगी। जिस हद तक कोर्ट ने हमसे मटेरियल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तलब किया, इंशाल्लाह ताला हम उस हद तक कोर्ट को वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जरूर पेश करेंगे। कोर्ट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जरूर पेश करेंगे और सिर्फ शरीफ फैमिली के बयानात नहीं है, पीएमएलएन हुकूमत के जो वुज़रा हैं वो भी बार बार कह रहे थे कि कोर्ट में एविडेंस दिया जाएगा। मरियम औरंगजेब साहिबा क्या फरमा रही हैं, सुनिए जरा। एक एक फिगर, एक एक दस्तावेज के पीछे एक पूरे सच्चाई के ऊपर मबनी सबूत मौजूद है और जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो चाहेगी वो पेश कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जिस वक्त जो चाहेगी वो पेश कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक पेश नहीं किया गया है, इसीलिए जजेस मुतमईन नहीं थे, इसीलिए उन्होंने मजीद तफ्तीश का कहा है जो कि अब जीआईटी की जिम्मेदारी है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लंदन फ्लैट्स कब खरीदे गए, कैसे खरीदे, किसने खरीदे, ये बताने का आखिरी मौका है शरीफ फैमिली के पास। अब बताया जाएगा या नहीं बताया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, गुजारिश ये है कि जो आपने अपने इब्तदाई बयान में जो बात की है, पनामा लीक्स के हवाले से जितनी भी मुकदमा जब तक ज़ेर समात रहा, प्राइम मिनिस्टर और उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ 3 कोर्ट्स जो हैं वो लगाई जाती रही। एक अदालत उज़्मा के अंदर, दूसरी अदालत उज़्मा के बाहर और तीसरी जो है वो टॉक शोज़ की शक्ल में। हमने हर जगह पे इसका मुकाबला किया। हर जगह पे 3 कोर्ट्स थी और 3 नस्लों का हिसाब था, हर जगह पे दिया गया। 3000 से ज़ायद टॉक शोज़ इस इशू के ऊपर हो चुके हैं। पाकिस्तान की ये भी एक हिस्ट्री है। मैं ऑन अ लाइटर साइड आपको बताऊं कि आप जो इसी नोयत का एक मुकदमा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो भी ज़ेर समात है सुप्रीम कोर्ट में, मैं आज वहाँ पे गया। 10
1% भी वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद नहीं थे, कैमरे मौजूद नहीं थे। यानी जो सारी दिलचस्पी मुझे लगता है मीडिया की है वो प्राइम मिनिस्टर के एसेट्स में तो है, लेकिन जो बेकायदगी है इमरान खान साहब के एसेट्स में नजर आ रही है, आपने मीडिया को दिलचस्पी मुझे नजर नहीं आई। बताइए, मैं आपको ऑन अ सीरियस नोट एक बात बताता हूं कि आपने कहा 3 अदालतें लगती थी 3000 से ज्यादा शोज में, लेकिन उन 3 अदालतों में आप जो है वो सबूत नहीं दे सके जो कि तसल्ली बख्श हो। और ये सिर्फ मीडिया की हद तक नहीं है, ये जो कोर्ट के बाहर अदालत लगती थी उसमें नहीं है, ये जजेस का भी यही मानना है। देखिए आप इस पे आ जाते हैं। आप जो आपने ये बात की कि जजेस मुतमिन नहीं हो सके और उसके बाद मज़ीद सबूत की ज़रूरत थी, सबूत नाकाफ़ी थे, मेरा ख्याल है ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की सही इंटरप्रटेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कभी भी ट्रायल कोर्ट नहीं रहा। किसी भी मुकदमे में अगर आप देखेंगे तो तफ्तीश सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी नहीं की किसी की भी मुकदमे की। यह ज़रूर बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को ज़ेर तफ्तीश समझा और उसके लिए JIT उन्होंने तश्कील दी। हम JIT की तमाम प्रोसीडिंग्स में बिल्कुल जनाब पेश भी होंगे, अपना सारा रिकॉर्ड भी देंगे, सबूत भी देंगे, तमाम सबूतों के साथ पेश होंगे। JIT को ये इख्तियार हासिल है कि वो जो सबूत दिए गए, जो दस्तावेज़ात दी गई, इनका तफसीली मुआयना करे, मुल्क से बाहर जाए, डॉक्टर साहब वहां पे जाके देखिए ट्रांजैक्शंस कैसे हुई है उनकी तस्दीक करे। ट्रायल कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने तमाम तर एविडेंस देने की कोशिश की जो आपके मुताबिक एविडेंस है, जिसमें कतरी खत भी मौजूद है और इसके अलावा बहुत सारे दस्तावेजात आपने दिए, तो अपने तौर पे तो आपने मुकम्मल सबूत दिए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को तसल्ली जिसकी नहीं हो सकी। तो अब मजीद ऐसे क्या सबूत देंगे आप, क्योंकि 12 सबूत इनिशियली आप पर होगा JIT में ना। देखें, मैं दोबारा आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पे ना आप वकील हैं ना मैं वकील हूँ, लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि केस का ट्रायल किए बगैर, मैं इसी बात को दूसरे एंगल से आपके सामने रखता हूँ शहजाद साहब, केस का ट्रायल किए बगैर सुप्रीम कोर्ट किसी को सजा नहीं दे सकती। यही फैसला था सुप्रीम कोर्ट का कि ये केस जो है ये इस काबिल है कि इसका ट्रायल किया जाए, इसकी तफ्तीश की जाए। बाकी जो बहुत सारी फैसले सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कह दी है कि हमने तो बिल्कुल नहीं कहा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर झूठे हैं, और हमारे फैसले को जिस तरह पेश किया गया वो भी आपके सामने है। मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता, ना मैं अपनी को तशरीह कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिंपल अल्फाज में एविडेंस आप रखते सुप्रीम कोर्ट ने किसी को झूठा नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने किसी के खिलाफ फैसला नहीं तो दिया। शायद सुप्रीम कोर्ट इसी लेवल पे जो है वो हियरिंग खत्म कर देता। जो बुनियादी सवालात हैं कि पैसा कहां से आया, मनी ट्रेल क्या है, नीलसन और नेस्कॉल के असल मालिक कौन है, ये बुनियादी सवाल है। अगर इसका इररिफ्यूटेबल एविडेंस आप रखते तो शायद इस केस को JIT तक जाने की नौबत ना आती। मेरा ख्याल ये है कि जो सबूत दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, बल्कि मेरा यकीन है इस बात पे, शायद उसको इररिफ्यूटेबल या रिफ्यूटेबल समझने के लिए JIT बनाई गई है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप ईमेल्स इमरान खान साहब दे रहे हैं, वो जनाब फोटो स्टेट कापियाँ दे रहे हैं। हमने जो सबूत दिए हैं उनमें भी कई असली थे कि ये टेस्टेड कॉपीज़ थी। 1970 से लेके आज तक बात आप दे रहे हैं। अब उसमें उनकी तय तक पहुँचना शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये लाजिम समझा हो कि हम देख सकें कि ये शवाहिद जो दिए गए हैं ये तस्दीक शुदा है, गैर तस्दीक शुदा है, जहाँ से ये दिए गए हैं वहाँ से इनकी कंफर्मेशन होनी हो। तो ये बात मेरा ख्याल है कि कौम को समझाने के लिए इतना काफ़ी है कि सुप्रीम कोर्ट बगैर तफ्तीश के इस मुकदमे का फैसला नहीं कर सकती थी, या तो वो किसी सिविल जज की ड्यूटी आप समझते हैं वाकई शरीफ फैमिली के पास आखिरी मौका है, क्योंकि तमाम जो दूसरे ऑप्शन से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मीडिया भी हो गया, पार्लियामेंट से खिताब भी हो गया, कौम से खिताब भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी हो गई, अब JIT एक फाइनल फोरम है शरीफ फैमिली के पास अपने तमाम तर सबूत देने का। देखिए ये फाइनल फोरम तो नहीं होता। इसके बाद जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन हमेशा आपके पास लीगल रेमेडीज आपको हासिल होती हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है तफ्तीश का, उसके लिए मैंने भले तीसरी दफ़ा मैं आपको कह रहा हूं कि हमें रत्ती बराबर भी कोई परेशानी नहीं है। बाकी मैं अगर एक सियासी शख्सियत की, पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं तो उसकी जो सही तफ्तीश या उसके बारे में जो सही एहतसाब है वो पाकिस्तान की आवाम कर सकते हैं और वो करते हैं। एक सियासतदान के लिए वो एक आखिरी अदालत होती है। तारिक साहब, आपने कहा कि अभी इमरान खान साहब के ऊपर भी मुकदमा चल रहा है, वहां पे हार्डली 10% सहाफ़ी होते हैं, 10% कैमरा होते हैं, तो इसकी क्या वजह है? वजह इसकी क्या बड़ी सादा नहीं है कि एक केस था वो मुल्क के वजीर आजम पे था, पनामा पेपर्स जो है वो दुनिया भर में आए हैं, दुनिया भर में इंक्वायरीज हुई हैं, PTI ने उसको उठाया, सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए, इसलिए वो उसकी हियरिंग में लोगों की दिलचस्पी, शायद मीडिया की दिलचस्पी ज्यादा थी,
और जो इमरान खान साहब पे केस बनाया वो उसके रिएक्शन में आपने बनाया कि क्यों इमरान खान जो है पनामा केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। ना इमरान खान साहब के पास कोई सरकारी ओहदा रहा है, ना उनके ऊपर कभी कोई करप्शन के एलिगेशंस लगे। तो ये बहुत फर्क है दोनों चीजों में। देखें इमरान साहब, फर्क जो आप कह रहे हैं, क्या वो फर्क ये है कि पनामा लीक्स में या ऑफशोर कंपनी अगर किसी की भी निकले, हमारी निकले, तो इमरान खान साहब कहें ये टैक्स चोरी है, और ऑफशोर कंपनियां टैक्स छुपाने के लिए, टैक्स चुराने के लिए बनाई जाती हैं, उनके बयानात मौजूद हैं। और वही ऑफशोर कंपनी अगर इमरान खान साहब की, उनकी बहनों की, उनके साथियों की निकल आए तो इमरान खान साहब कहते हैं ये टैक्स मैनेजमेंट है। हमारी ऑफशोर कंपनी टैक्स चोरी है, इमरान खान साहब की टैक्स ऑफशोर कंपनी टैक्स मैनेजमेंट है। कितने सियाने हैं ये, कितने, मैं तो कहूँगा कि बड़ी ही उनकी एक अच्छी उम्दा इंटरप्रिटेशन है। दोबारा मैं ये कहूँगा कि फैसला अवाम ने करना है कि ऑफशोर कंपनी जिसकी भी हो, या तो वो टैक्स मैनेजमेंट है या वो टैक्स चोरी है। तो ये फैसले कुछ अवाम के करने के लिए रहने दें, साहब को जवाब देना पड़ेगा है, और हम इंशाल्लाह उस इलेक्शन में फैसला होगा। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं शरीफ फैमिली के लिए, उसका जवाब उनको भी देना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने 2 रोज पहले एक बात कही है, मैं सुनवा देता हूं, इसके बाद आपसे जवाब लूंगा। बहुत कुछ प्रोब होने वाला है इस मुल्क में, यकीन माने आप। अगर प्रोब करने लगे तो हमारा सारा वक्त प्रोब में चला जाए और ये काम रह जाए। इतना कुछ प्रोब होने वाला है, इतने घपले हैं, करप्शन के स्कैंडल्स हैं कि जितना कहा जाए उतना कम है। अपने ये इंशाल्लाह ये पहुंचेगा अपने लॉजिकल एंड तक, ये चीजें भी पहुंचेंगी। डॉक्टर साहब, इतने घपले हैं, इतने करप्शन है कि प्रोब करने बैठे हैं तो हम कोई और काम ना कर सकें, लेकिन ये काम करने की जिम्मेदारी भी तो हुकूमत और हुकूमती इदारों की है ना। फिर अगर ये काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब हर अदवार में, हर दौर में करप्शन होगी। अगली आने वाली हुकूमत यही कहेगी कि देखें हमारे पास तो काम करने के लिए वक्त नहीं है, हम कहां से प्रोब करें इन घपलों को, इन करप्शन को। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने करप्शन को और घपलों को प्रोब करने की बात इस हवाले से नहीं की कि हम इनको प्रोब करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं या ये केसेस हमारे दौर में हमने इनको फॉलो नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात इसलिए की है कि करप्शन तो बुनियादी तौर पे दुनिया के हर मुल्क में है। ये तो एक रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है जिसे ना मैं जुटला सकता हूँ ना आप जुटला सकते हैं। इस बात पर वोट तो आपने भी आवाम से मांगा था ना कि हम पेट फाड़ के पैसा निकालेंगे, तो करें, फिर प्रोब करें उन घपलों की, उन करप्शन की। जरूर पकड़ रहे हैं, लेकिन साथ हम प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। हम करप्शन को पकड़ने की नारा लगा के करप्शन पकड़ी है नून लीग ने तरक्की का पहिया नहीं रोक रहे। क्या करप्शन पकड़ी है आपने? ये तो आप मुझे एक फहरिस्त बता देंगे कौन कौन से मंसूबों की आपने इफ्तिताह किया, ये तो आप मुझे बता देंगे। वो फहरिस्त भी बता दें कि किस किस की करप्शन पकड़ी है आपने। देखिए, बेशुमार ऐसे केसेस, प्रोजेक्ट्स जिनमें कोई घपला नजर आया, जिनमें कुछ शिकायत आई, वो चाहे सरकारी अफसरान हो, चाहे वो किसी और शोबे से हो, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रही हैं। कब दरवाजे बंद हुए हैं जो इदारे करप्शन का काम करने वाले, कोई नाम नहीं बताएंगे आप, कोई शिकायत बराह रास्त हमारे पास, कोई नाम नहीं बताएंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लूं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब ये सवाल। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास कम है। आज अफसार आलम साहब जो कि पेमरा के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया टीवी पर आके कि धमकियां दी जा रही हैं मुझे और मेरे स्टाफ को। उन्होंने ऑडियो कॉल भी सुनाई। इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है? क्योंकि गुजारिश उन्होंने नवाज शरीफ साहब से भी की है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो क्या आप तहकीकात करेगी हुकूमत के कौन है इन धमकियों के पीछे और क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा पेमरा चेयरमैन को? कोई ये समझता है कि वो पेमरा को या मीडिया हाउसेस को डरा धमका के या उन पर असरअंदाज होकर को अपनी मर्जी के नताइज लेगा। पहली बात तो ये कि मीडिया बहुत वाइब्रेंट है, वो इससे मुतासर नहीं होगा। और पेमरा के ज़रिए अगर कोई मीडिया को असरअंदाज होने की कोशिश करेगा, चेयरमैन पेमरा को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। हुकूमत न सिर्फ पेमरा बल्कि हमारे जितने भी इदारे हैं और हमारे सूबों के जितने इदारे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। सही है, तहकीकात करेंगे और जिन लोगों ने धमकी दी है उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के हिस्से में ज्वाइन किया आपने। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पिछले हफ्ते मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब ने इस चीज़ का इशारा दिया था कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ मजबूत इशारे ज़रूर मिले थे, लेकिन क्या बातचीत का आगाज़ हो चुका है और किस लेवल पर इस मुफाहमत को देखने के ख्वाहिशमंद है आफाक अहमद साहब, ये उन्हीं से जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुहाजिर कौम के चेयरमैन आफाक अहमद साहब। आफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप चाहते हैं मुफाहमत, लेकिन किस सतह पे चाहते हैं मुफाहमत? हो कराची के अमन के लिए हो या कोई सियासी मुफाहमत भी चाहते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से?
ज़ाहिर बुनियादी मकसद तो कराची का अमन ही है, इसलिए कि अगर कराची में अमन होगा और यहाँ माशी तरक्की होगी तो उसका बराह रास्त असर पूरे मुल्क पर पड़ता है। तो पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के तरक्की के लिए ज़रूरी है कराची में अमन हो। तो बुनियादी मकसद तो ज़ाहिर है कराची का अमन ही है। सही। और इसके अलावा क्या मकसद हो सकता है? क्या ये भी कोई पॉसिबिलिटी है कि मुफाहमत हो? क्योंकि आपने शायद ये कहा है एक आध प्रोग्राम में कि सीट एडजस्टमेंट भी अगर करनी पड़ी तो वो उसके लिए भी आप तैयार हैं, आपकी जमात तैयार है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी इस शहर के मफाद में इस मैंडेट को तकसीम होने से बचाने के लिए अगर कहीं सीटों की एडजस्टमेंट भी ज़रूरी होती है और उसमें दोनों तरफ से पार्टियां इत्तेफाक करती हैं तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी सूरत हाल बनेगी। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि कराची के अमन के लिए अगर हम देखें पिछले कई सालों में इस वक्त जो कराची के हालात हैं वो तो बड़े बेहतर हैं। जो हमने देखा 2010, 11, 12, 13 में उस वक्त हालात ज्यादा खराब थे। 90 की दिहाई में जो हालात थे कराची के, तमाम लोग उससे भी वाकिफ हैं। आप खुद बार बार आके कहते रहे, आप और एमक्यूएम वाले, कि कितने लोगों का खून कराची में हुआ है। तो अब क्यों ये रियलाइजेशन हुई कि कराची के अमन के लिए बातचीत करना जरूरी है? देखिए, जो इस वक्त अमन है अल्लाह ताला इसको मुस्तकिल कायम रखे, लेकिन जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ उसमें अगर हमने उन तमाम कुव्वतों को जो मुल्क के खिलाफ सरगर्म अमल ताकतें थी उनके खिलाफ अगर अलग हुए हैं, अलहदा उनकी कोई अपनी शनाख्त बनाने की उन्होंने कोशिश की है, तो उन सबको आपस में सर जोड़कर कोई इस शहर में आइंदा कोई इस किस्म के मामलात ना हो, मुल्क की सलामती से खेलने के लिए जिस तरह कराची में खून की होली माजी में खेली गई वो दोबारा ना दोहराई जाए। तो उन ताकतों के रास्ते रोकने के लिए जाहिर है कि बाकी लोगों को जो इस मुल्क की सलामती पर यकीन रखते हैं कराची के अमन से ज्यादा ये तो बात मैटर नहीं करती आपके लिए? क्या अल्ताफ हुसैन जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ नहीं है? देखिए, इसमें ये भी आंसर शामिल हो सकता है कि जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मी में मुलव्विस थे और मैं 1991 में जिस चीज की निशानदेही कर चुका था और जिसकी वजह से मैंने इख्तिलाफ करके अलहदगी इख्तियार की थी, अगर आज उस चीज की रियलाइजेशन और लोगों में भी है तो उन सबको एक जगह जमा होना चाहिए और ताकि आइंदा जो मुल्क के खिलाफ ताकतें सरगर्म अमल रही हैं उनके रास्ते रोके जा सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि एमक्यूएम से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया, राब्ते हैं या होने वाले हैं? देखिए, मेरे पास असल में मुझे मीडिया के जरिए ये पता चला था कि कोई उनका इजलास हुआ है और उसमें वो इस किस्म की तो प्लानिंग कर रहे हैं कि राब्ता करें और कोई डेलीगेशन भेजें, और इस किस्म की बात मीडिया के जरिए मुझे पता चली थी। अच्छा। तो मैंने उस सोच की कि मफाहिमत का या राब्तों का सिलसिला अगर शुरू किया जाता है और अगर ये सोच भी डेवलप हो रही है तो मैं क्योंकि हमेशा इस तरह के मस्बत इक़दामात की हमेशा सपोर्ट करता रहा हूं तो मैंने उसकी सपोर्ट की थी उस वक्त। और उसके बाद फिर मेरे मीडिया पे आपने सुना कि इजलास हुआ है एमक्यूएम पाकिस्तान का, वो इस तरह का कोई डेलीगेशन भेजना चाहते हैं, तो आपने फिर आगे मीडिया पे प्रेस टॉक कर दिया? मीडिया के जरिए ही हमारे इल्म में आया था और उस पर हमने अपना मौक़िफ़ दिया कि भाई अगर इस किस्म की कोई सोच परवान चढ़ रही है तो मैंने हमेशा इस किस्म के मस्बत इक़दामात को सपोर्ट किया है, मैं आज भी सपोर्ट करूंगा। अफाक साहब, इंटरेस्टिंग बात ये, वो कहते हैं कि सोच आपकी तरफ शायद परवान चढ़ रही है। मैंने जिस दिन आपने प्रेस टॉक की थी उस दिन मैंने फैसल सफदारी साहब से बात की थी, वो क्या कह रहे थे इस हवाले से? मेरा नहीं ख्याल कि एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी किसी भी सतह के ऊपर ये सोच रही है कोई बातचीत शुरू करने का। हाँ, ये ज़रूर है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की पॉलिसी अदम तसादुम और अदम तशद्दुद की है। शहर की बेहतरी का अगर कोई काम करेगा तो हमें उसका खैर मकदम करने में कोई हर्ज नहीं है। जी अफाक साहब, वो तो सिर्फ खैर मकदम करने की बात करें कि कराची की बेहतरी के लिए कोई बात करें, कह रहे हैं राब्ता कमेटी जो फैसले करती है एमक्यूएम पाकिस्तान में, वहां तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है कि अफाक अहमद साहब से बातचीत करनी है। नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया कि मेरे पास कोई उनकी तरफ से राब्ता नहीं हुआ, बल्कि मैंने तो कहा कि मीडिया पे जो बातें बाकायदा नशर की गई उसकी खबर के ऊपर मुझसे सहाफियों ने सवाल किया था। मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो हमने अपने पार्टी के प्रोग्राम्स का ऐलान करना था, उसमें खवातीन के 19 तारीख को जो 19 मई को हमारा खवातीन का बहुत बड़ा इज्तिमा है आरसीडी ग्राउंड में, उसका ऐलान करना था, और जुलाई में जो हमारा
इज्तिमा है नशर पार्क में, उसका ऐलान करना था। अच्छा, उस दिन भी आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे ज़मीनी क्वेश्चन ये किया गया था कि ये खबरें टीवी पर चल रही हैं, तो मैंने कहा अगर ऐसी कोई खबर चल रही है और अगर ऐसी कोई सोच परवान चल रही है तो मैं उसकी सपोर्ट करूंगा। आपने उस दिन ये बात भी कही थी कि दूसरे लोगों को हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। अभी भी आप कह रहे हैं कि वोट तकसीम होने से बचाने के लिए हम मुफाहिमत कर सकते हैं, सियासी मुफाहिमत। ये कौन दूसरे लोग हैं जिनका आप बात कर रहे हैं कि कराची में उनका स्टेक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? मुझे याद नहीं कौन सी ऐसी बात की थी। आपने उस दिन कहा था कि कुछ लोगों को कराची पे मुसल्लत किया जा रहा है, तो कराची के स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो एक हो जाएं। और अभी भी आपने कुछ लोग नहीं, मैंने डायरेक्ट इमरान खान के लिए कहा था, और इमरान खान के लिए मैंने इसलिए कहा था, और मैंने मतलब ये कंफ्यूजन भी दूर होनी चाहिए कि मैंने ये बात कही थी कि इमरान खान के बारे में ये तासुर है कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट कराची पे मुसल्लत करना चाहती है, तो ये तासुर इमरान खान खुद देते रहे हैं। और इमरान खान थर्ड एम्पायर और फोर्थ एम्पायर की जो उंगलियां उठाने के इशारे देते रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने ये तासुर दिया है कि वो सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी है और थर्ड एम्पायर उनके पीछे खड़ा है, तो उसकी वजह से ये तासुर गया कि कराची में उनको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, और उसके पीछे जो है वो जो इशारे देते रहे हैं, जो तासुर देते रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट साथ है, तो मैंने उस पर कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए। तो आफाक साहब, आपके ताल्लुकात कैसे हैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से? तो ये एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की है और हम भी पाकिस्तान के हैं। हमारे ताल्लुकात खराब तो खैर नहीं है, लेकिन जाहिर है कि मेरे कोई ऐसे ताल्लुकात हैं भी नहीं जिसको मैं कहूं कि हाँ मेरे को ताल्लुक है, लेकिन जाहिर है। लेकिन आफाक साहब, आप जो कह रहे हैं कि ये तासुर है पीटीआई के बारे में, पिछले 25 साल में अगर किसी एक जमात पे या किसी शख्स पे ये तासुर रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों खेला है, तो वो तासुर आपके हवाले से आफाक साहब, आपके सियासी मुखालफिन जिनसे आप बातचीत करने की बात कर रहे हैं, तो बाकायदा कहते हैं कि आमिर खान और आफाक अहमद ट्रकों पे बैठ के आए थे, फौजी ट्रकों पे बैठ के आए थे जब हमारे खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ था। तो ये तासुर तो आपके बारे में भी रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथों खेलते रहे आप। अच्छा, ये इस किस्म की बातें माजी में होती रही हैं, और मैं अगर इन्हीं बातों के ऊपर अपने आप को महदूद करके रखूंगा कि किसी ने मुझे क्या कहा था, अगर वो कल किसी मुखालफत की बुनियाद पर या किसी के कहने पर उन्होंने कोई मेरे लिए स्टेटमेंट भी दिया था, तो मैं अब इन्हीं स्टेटमेंट की बुनियाद पर अपनी अना का मसला बनाकर इस कौम को, मैं पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि पीटीआई के बारे में ये तासुर है, मैं कह रहा हूँ कि आपके बारे में भी ये तासुर था, तो पीटीआई के बारे में अगर ये तासुर है तो जरूरी तो नहीं है ठीक हो, क्योंकि आप भी कहते हैं आपके कोई ताल्लुकात नहीं एस्टेब्लिशमेंट से। नहीं, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, अगर कोई हमसे राब्ता करेगा तो हम मना तो नहीं कर सकते, और जाहिर है कि मुझे मिलने में भी कोई तकलीफ और परेशानी नहीं है, लेकिन मैं किसी ऐसी चीज को कि आप ये तासुर दें कि मुझे फलां की सपोर्ट हासिल है, तो मैंने कहा कि जाहिर है मिलना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के गुनाह नहीं है। आफाक साहब, एक आखिरी सवाल तो नहीं है, आपने कहा कि जो सियासी पार्टीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं कराची की, उनको सियासी आजादी हासिल होनी चाहिए सियासत करने के लिए। एमक्यूएम लंदन को आपके ख्याल में सियासी आजादी होनी चाहिए कराची में सियासत करने के लिए? ये देखिए, मैं मुत्तहदा के बारे में, जो लंदन मुत्तहदा जिसको आप कह रहे हैं, मैं उसको मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को भी चले मैं एक तरफ रख दूं, लेकिन किसी भी शख्स का वो अमल जो पाकिस्तान के खिलाफ है उसके ऊपर तो जाहिर है कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि इसको नजरअंदाज कर दिया जाए। और आज अगर आप ये कहें कि साहब मुत्तहदा लंदन, तो बात ये है कि मुत्तहदा लंदन और पाकिस्तान तो आज बनी है। मैं तो 1991 में अल्ताफ साहब के जो एंटी पाकिस्तान उस पर आपकी राय नहीं बदली, एक्टिविटी थी उसकी मैं मुखालफत कर चुका, उसकी वजह से मैं अलग ही इख्तियार कर चुका। तो अब इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि आफाक अहमद जो है वो अल्ताफ हुसैन के एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी के हमेशा खिलाफ रहा है। ठीक है, आफाक अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।